हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूं, मेरा नाम ज़मीर अहमद ख़ान है। आप लोगों को मैं आज थोड़ा नर्वस साउंड कर सकता हूं या नर्वस दिख सकता हूं, क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई जो भी मैं जानता हूँ, जो भी थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें जानता हूँ ज़िंदगी में अपनी जो सीखी हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, दुनिया के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप उससे आपका कुछ फ़ायदा हो सके, उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आ सके नॉलेज के एतबार से। और इसमें मेरा भी फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा ये है कि भाई टीचिंग को मैं एक आर्ट मानता हूँ, और एक आर्टिस्ट को चाहिए क्या होता है? थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन। तो अगर आपने मोहब्बत की, आपने प्यार दिखाया, आपने अप्रिशिएट किया, तो दैट वुड बी इनफ फॉर मी। तो ज़्यादा बातें अभी नहीं करूँगा मैं, आपको पहले जो टॉपिक है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो के एंड में जो 2-3 मिनट बचेगा वो मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो सुनना, वरना टाइम इज़ मनी साहब। वक्त आजकल के ज़माने में तो पैसा ही है बिल्कुल। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इस टॉपिक को समझाऊँगा। और आज ये पहली वीडियो है और मैं इस टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे नीट के लिए स्पेशली 11th क्लास 12th क्लास की बायोलॉजी और केमिस्ट्री इंशाल्लाह मैं लेकर के आपके लिए आऊँगा टॉपिक वाइज, ताकि आपको ज़्यादा बड़ा एक चैप्टर के फॉर्म में अगर आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह इस चैनल पे आएंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं अपना फेवरेट नहीं मानता। बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसंद है और जो थोड़ी बहुत जानता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, तो मैं वो आपको समझाऊँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग हम लोग सीखते हैं आज, कि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग की क्यों गई, कैसे की गई, ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले भाई, जब ब्लड ग्रुपिंग शुरू कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसके जनक का, उसके बाप का, उसके फादर का नाम लेते हैं। तो ये सवाल आता है, पहले कभी कभी AIPMT में, CPMT में पूछा जाता था, अभी भी लोग जनरली पूछ देते हैं कि भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन है। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, आज हम लोग ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कार्ल लैंडस्टीनर साहब। कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग का इजाद किया था, ब्लड को ग्रुप में बांटा था। अब आप लोग बोलोगे कि भाई खून जब निकलता है हमारे हाथ से या किसी का भी, तो भाई लाल होता है, उसमें तो कोई हम लोगों को डिफरेंस दिखता नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप्स कैसे हो गए अचानक से? तो भाई, और ये ब्लड ग्रुप्स हुए ही क्यों? एक ही ब्लड ग्रुप क्यों नहीं रहा पूरी ह्यूमन रेस का? तो आप एक बात समझने की कोशिश करें कि पूरी ह्यूमन रेस का एक जैसी है? नहीं, इम्पॉसिबल। देयर आर हिस्पैनिक पीपल, देयर आर अफ्रीकन पीपल, देयर आर एशियन पीपल, देयर आर यूरोपियंस। बहुत तरीके की रेस है, बहुत तरीके का कलर है, बहुत तरीके की हाइट है। हर एंगल पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है दुनिया में, और डाइवर्सिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि डाइवर्सिटी से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। खैर, वो अलग टॉपिक है। तो ब्लड ग्रुपिंग, अब यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों है ये ब्लड ग्रुप्स, और इनको जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। देखिए साहब, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में रिवॉल्यूशन आता गया, हम बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे, करने लगे, जो पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी। पहले अगर किसी को एक हाथ पे कट लग गया और उसका खून बहने लगा तो हमें नहीं पता था कि उसको किस तरीके से रोका जाए, या किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हमें नहीं पता था कि उसको किस तरीके से हम बाहर से ब्लड दे करके उसकी जो नीड है उसको सफाइज कर सकें। तो साइंटिस्टों ने सोचा, साइंसदानों ने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि एक तरीका इजाद करते हैं जिससे एक दूसरे को हम अपना ब्लड दे सकें। उस टाइम तक पता चल चुका था कि भाई ब्लड देने से ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। अभी भी लोगों में एक मिथ है, एक होक्स है कि ब्लड देने से मुझे कमज़ोरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी उसको रिकम्पेंसेट कर जाती है तुरंत। लेकिन जब ब्लड दिया गया तो कई केसेस में ऐसा देखा गया कि भाई ब्लड देने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस रेसिपिएंट की बॉडी ने उस ब्लड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अब यहाँ पे साइंसदानों के दिमाग में घंटी बजी साहब कि ऐसा क्यों हो रहा है, खून तो सबका सेम है, तो मेरा ब्लड, अगर मैंने इस फलाना बंदे को खून दिया तो उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया।
वहाँ पे आए कार्ल लैंडस्टीनर साहब, उन्होंने स्टडी करना शुरू की, मॉलिक्यूलर स्टडी करना शुरू की कि ब्लड जो है उसमें भी डिफरेंसेस हैं क्या। तब हमें पता चला कि भाई ब्लड भी कई सारे ग्रुप्स में अवेलेबल है। अब दूसरा सवाल क्या है कि हाउ मेनी मेजर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स आर देयर। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि भाई मेरा तो ए है, मेरा तो बी है, मेरा तो ओ है। थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो ए पॉजिटिव है, मेरा तो बी पॉजिटिव है, मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, मेरा ए नेगेटिव है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज तो है, लेकिन इसका लोग मतलब नहीं समझते तरीके से। उनको लगता है कि सिर्फ दुनिया में दो ही तरीके के एक ही तरीके का ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ए बी ओ, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो कॉमन है और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 33 तरीके के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जो कि साइंटिस्टों ने खोजे हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, वगैरह वगैरह। वो जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। आप अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हो तभी भी आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तभी भी उतना काफ़ी है जानना आपके लिए। अगर आप ज़्यादा और जानना चाहते हो तो आप मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि और सारी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स किस तरीके से सेट किए गए हैं। अब अगला सवाल क्या आता है कि हाउ ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड। ठीक है, ये तो पता चल गया कि बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन साहब ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कैसे होते हैं? ब्लड ग्रुप हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा किस हिसाब से हमारी बॉडी, किसी की बॉडी में ए ब्लड ग्रुप आ जा रहा है, किसी की बॉडी में बी ब्लड ग्रुप आ जा रहा है? ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। हमारी बॉडी में कोई हिट एंड ट्रायल नहीं चलता। हमारी बॉडी प्रोटीन्स के फॉर्म में काम करती है, हमारी बॉडी मैसेजेस के फॉर्म में काम करती है। आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं उनके मैं बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में एक मशीनरी है। हमारी बॉडी एक रिएक्शन चलता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और सिग्नलिंग पाथवे होता है। तो हमारी बॉडी में हर चीज़, चाहे वो आपकी स्किन का बनना हो, चाहे वो आपकी हार्ट का पंप करना हो, चाहे वो आपकी हाइट का बढ़ना हो, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। और मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर बात की जाए तो वो मैसेजेस के फॉर्म में काम करती है। मैसेज मिलता है एक ऑर्गन को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। खैर, एक जीन है, लिखा है यहां पे, अ जीन प्रेजेंट ऑन 9th क्रोमोसोम विच इज डिनोटेड एज आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, इट हैज मल्टीपल अलील्स। देखिए, अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होती हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात है। ये हम लोग वहाँ पे सीखेंगे कि क्या होते हैं। लेकिन आप सबको अंदाज़ा होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। XX लड़की में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है, और XY लड़कों में पाया जाता है। और 22 पेयर्स जो हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं पेयर्स बोल रहा हूँ, पेयर्स बोलने का मतलब कि हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। अब ये 2 कॉपी कैसे हुई? एक जो है वो मदर के तरफ से आती है, जब एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है तो एक मदर की तरफ से क्रोमोसोम आता है, एक फादर की तरफ से क्रोमोसोम आता है। इस तरीके से एक सेट बनता है। तो 9th क्रोमोसोम जो है हमारे ह्यूमंस की बॉडी का, सबके बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो 9th क्रोमोसोम पे एक जीन सिचुएटेड है। अब क्रोमोसोम के एक सेगमेंट को जीन कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में कि जीन और क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब ये तो बेसिक सी बातें हैं, लेकिन अगर जिन्हें अंदाज़ा नहीं है वो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाई 9th क्रोमोसोम पे एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हमारे ब्लड ग्रुप्स के लिए। अब जीन हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी हाइट कितनी होगी साहब, आपकी आंख का कलर क्या होगा, आपके बाल का कलर क्या होगा, आप कैसे बोलोगे, आप कैसे चलोगे, आपकी नाक कैसे होगी, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय योर जीन्स। ये जीन्स आते कहां से हैं? जीन्स होते क्या है भाई? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स कहां से आते हैं? हाफ आपकी माँ से, हाफ आपके बाप से। इसीलिए इंसान हाइब्रिड दिखता है अपने माँ और बाप का। कुछ ट्रेट्स आपको अपनी माँ से मैचिंग दिखेंगे, कुछ ट्रेट आपको आपके फादर से मैचिंग दिखेंगे, और आपके फैमिली मेंबर से भी दिख सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग होती है जीन्स की, वो अलग मसला है, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओवरव्यू हो गया, एक हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि ब्लड ग्रुपिंग
के जनक कौन है, ब्लड ग्रुपिंग की क्यों गई, ब्लड ग्रुपिंग की कैसे जाती है, ब्लड ग्रुप्स कैसे डिसाइड होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमने समझा कि भाई हर चीज़ डिसाइड होती है जीन से, और वो जो ब्लड ग्रुपिंग का जीन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है साहब, 9th क्रोमोसोम पे। हमारी बॉडी का जो 9th क्रोमोसोम है उस पे सिचुएटेड है जीन आई, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। अब हम लोग ब्लड ग्रुप्स जो है मेन उसके बारे में सीखेंगे। 2 मेन है, एक तो एबीओ सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, और एक है आरएच सिस्टम, जिसकी बात हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी और फिर आप बोर हो सकते हो या फिर आप सैचुरेट हो जाओगे। और आपका तो पता नहीं, मैं सैचुरेट हो जाता हूँ ज़्यादातर इसकी वजह से। मैंने ये सोचा है कि ऐसा ही ट्रेंड रहेगा हमारी वीडियोज़ में कि शॉर्ट वीडियोज़ होंगी 10 मिनट की, 15 मिनट की, उससे शॉर्ट तो नहीं है खैर, लेकिन अब मैं शुरू कर रहा हूँ, इसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, और मैं अब धीरे धीरे सीखूंगा, अभ्यास सिखा देता है। खैर एबीओ सिस्टम सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। मेन पर्पस रहेगा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम सीखने का, कि ए कैसे हो जाता है किसी की बॉडी में मतलब कि ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान कैसे ए ब्लड ग्रुप का बन गया, बी ब्लड ग्रुप वाला बी कैसे बन गया, ओ ब्लड ग्रुप वाला ओ का कैसे बन गया। 4 ब्लड ग्रुप्स हैं एबीओ सिस्टम के अंदर, ए बी एंड ओ। अब एक बात आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप है ओ, सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलने वाला। उसके बाद है बी, उसके बाद है ए, उसके बाद है ए बी। अब ये भाई ऊपर वाले का निज़ाम है, कैसा निज़ाम है, कितना खूबसूरत निज़ाम है, वो मैं अब जब आपको एबीओ सिस्टम समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग एबीओ सिस्टम समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चीज़ का ओवरव्यू ले लिया। अब हम असल बात है जो उसको सीखते हैं, किस तरीके से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि भाई हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उस पर जीन सिचुएटेड होते हैं, और जीन्स जो हैं वही रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन, हमारी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट, हर चीज़ उसी से रेगुलेट होती है। वैसे हमारा ब्लड ग्रुप भी किस तरीके से रेगुलेट होगा, उन्हीं जीन्स के थ्रू। मैंने क्या बोला था, 9th क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एब्रीविएट कैसे करते हैं, जीन आई, उसका एब्रीविएशन है आई। अब देखिए पेरेंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरेंट 2 वहाँ लिखा है, उधर लिखा हुआ है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, समझ रहे हैं आप, जैसे कि आप अपने माँ बाप के ऑफस्प्रिंग हैं, मैं अपने माँ बाप का ऑफस्प्रिंग हूँ, वैसे ही ऑफस्प्रिंग उसको कहते हैं जो एक जब मेटिंग करते हैं 2 इंडिविजुअल्स और जो उनकी संतान पैदा होती है उसी को हम लोग अंग्रेजी में ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। चाहे वो ह्यूमन की संतान हो, चाहे वो एक जानवर की संतान हो, चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की संतान हो, उसको ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। अब देखिए फादर की तरफ से वो जो जीन था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो 9th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, उसका एक हिस्सा बाप की तरफ से आएगा, एक हिस्सा माँ की तरफ से आएगा। बाप की तरफ से वाला जो हिस्सा था उसने क्या एक्सप्रेशन दिया, अब जीन अपना एक्सप्रेशन देता है, उसने क्या एक्सप्रेशन दिया, आई ए एक्सप्रेस किया उसने। तीन एक्सप्रेशन दे सकता है वो जीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 एक्सप्रेशन दे सकता है जीन। एक ए एक्सप्रेशन दे सकता है, एक ए क्या है, एक फॉर्म ऑफ एंटीजन है। एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग समझेंगे कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बाद आने वाली वीडियोस में समझेंगे, कि अभी मैं बताने लूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ए क्या है, एक एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वही डिटरमाइन करता है कि भाई ए ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अब ये मत समझिएगा कि ए लिखा होगा आरबीसी के सरफेस पे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो अलग मसला है, मॉलिक्यूलर लेवल की बात है, लेकिन बस आप एब्रीविएशन के फॉर्म में बात होती है ना भाई, एब्रीविएशन के फॉर्म में बात होती है हर चीज में। तो एक तरीके का जब उसने एक्सप्रेस किया तो उसको कह दिया गया ए, दूसरे तरीके का कहा गया तो उसको कहा गया बी, और जब कुछ एक्सप्रेस नहीं करता है, जब वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो हम लोग उसको छोटे आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए एक्सप्रेस किया फादर वाले साइड से, और मदर वाली साइड से जो जीन आ रहा था 9th क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट था, उसने भी ए एक्सप्रेस किया। ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए यहाँ पे। अब ये थोड़ा ये जिस तरीके से मैंने जो लिखा है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात है, लेकिन बेसिक लेवल 10th क्लास तक की अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी है तो आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ाऊंगा आगे। आई ए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आई ए ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, ए है, ए ब्लड ग्रुप है। अब अगर फादर के साइड से वाले ने बी एक्सप्रेस किया, मदर के साइड से वाले ने भी बी एक्सप्रेस किया, क्या लिखा हुआ है, आई बी।
ब्लड ग्रुप उस बच्चे का बी होगा। अब फादर के साइड से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फादर के साइड से जो जीन था, जो ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप हमारे डिटरमाइंड होते हैं, उसका जो एक अलील है, एक अलील, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जीन के डिफरेंट फॉर्म को अलील कहा जाता है। अगर ये नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आगे आपको। अगर जानते हैं बहुत अच्छी बात है। जीन के डिफरेंट फॉर्म को अलील कहते हैं। अब क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है साहब, तो जीन भी तो पेयर में प्रेजेंट होगा। तो अब देखिए, एक साइड वाला जो है उसने तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, या फिर उसका एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जो मदर के साइड से है उसने अपने आप उसने एक्सप्रेशन दिया ए। तो अब देखिए, एक ने भी अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, दो जीन का एक पेयर प्रेजेंट है, उस पेयर में से अगर एक ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो वही एक्सप्रेशन आ जाता है, वही एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसको लोग अलग तरीके से समझाते हैं कि डोमिनेंस, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, तो इसको ऐसे समझाया जाता है कि भाई अगर ए प्रेजेंट होगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसी वजह से ये डोमिनेंट है। लेकिन ये बात गलत है, ये कंसेप्ट असल में है नहीं। जो कंसेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। बस आप ये समझ लें कि जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है तरीके से वो रिसेसिव होता है, और जो एक फुली एक्सप्रेस हो गया है वो डोमिनेंट होता है। तो अगर इन दोनों में से, फादर के साइड से वाले में से या मदर के साइड से वाले में किसी ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो वही एक्सप्रेशन बच्चे में दिख जाएगा। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा साहब? ए। मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने। अब देखिए, फादर के साइड वाले ने एक्सप्रेस किया, मदर के साइड वाले ने एक्सप्रेस नहीं किया, फिर भी देखिए यहां पे ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है? ए। अगर एक ए भी दिखेगा तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा उस बच्चे का? ए। अब यही सेम चीज जो है बी के साथ भी है। फादर के साइड ने एक्सप्रेस नहीं किया, मदर के साइड ने एक्सप्रेस किया, बी वाला ब्लड ग्रुप बी हो गया। फादर के साइड ने एक्सप्रेस कर दिया, मदर के साइड ने एक्सप्रेस नहीं किया, ब्लड ग्रुप बी हो गया। ये तो आप सिंपल सा लॉजिक आप समझ गए होंगे कि भाई अगर एक जीन का एक भी पेयर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो वही हमको अपीयरेंस मिलेगा बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में। ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस की बात होती है। अब देखिए, फादर के साइड ने एक्सप्रेस किया ए, मदर के साइड ने एक्सप्रेस किया क्या? बी। यहां पे क्या आ गया? आई ए आई बी। मदर के साइड ने एक्सप्रेस किया, फादर के साइड ने एक्सप्रेस किया बी, मदर के साइड ने एक्सप्रेस किया ए, यहां पे आ गया आई बी आई ए। अब यहां पे भाई दोनों ने एक्सप्रेस कर दिया है फुली अपने आप को। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर लेट से मेसी, आप लोग सब जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से, मेसी और रोनाल्डो खड़े हैं। मेसी बोल रहा है कि आई एम द बेस्ट, रोनाल्डो बोलता है कि आई एम द बेस्ट। दोनों अपने अपने लीग में बेस्ट हैं साहब। जो फुटबॉल फैंस होंगे वो समझते हैं, जो फुटबॉल फैंस नहीं भी होंगे उनको भी ये दो नाम बहुत फेमस है, दुनिया में सब जानते हैं लगभग कि मेसी कौन है, रोनाल्डो कौन है। तो मेसी भी बोलेगा कि मैं भी बेस्ट हूँ, रोनाल्डो बोलेगा मैं भी बेस्ट हूँ। तो अब बात किसकी मानी जाएगी? तो जो असल फुटबॉल फैंस हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। फुटबॉल में रोनाल्डो लॉन्ग किक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पेनाल्टीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ड्रिबलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मेसी जो है वो ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट, वो डॉजिंग के मामले में, नटमेक्स के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सारी फुटबॉल की टर्मिनोलॉजीज हैं जो फुटबॉल फैंस है वो समझते होंगे। लेकिन दोनों कभी नहीं मानेंगे एक दूसरे की डोमिनेंस कि भाई मेसी ज़्यादा डोमिनेंट है या रोनाल्डो ज़्यादा। बोलेंगे कि नहीं भाई, जो अगर वो कॉमन टर्म पे आएंगे भी तो क्या बोलेंगे कि भाई हाँ हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैच किया जाए, अगर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बेहतर है कौन ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई हम दोनों इक्वल हैं। इसीलिए जब ए भी एक्सप्रेस होता है और बी भी एक्सप्रेस हो जाता है, एक साइड से ए आ रहा है एक साइड से बी आ रहा है, तो बोलते हैं कि भाई हम लोग को डोमिनेंस कर लेते हैं। को डोमिनेंस मतलब कि तुम भी अपना डोमिनेटिंग नेचर दिखाओ, हम भी अपना डोमिनेटिंग नेचर दिखाते हैं, तुम भी काबिल बनो हम भी काबिल बनते हैं, दोनों अपना अपना ट्रेट शो करेंगे। तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए बी। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अब मसला क्या हुआ कि फादर के साइड वाले ने भी फुली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, मदर के साइड वाले ने भी फुली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। ये हो गया दोनों रिसेसिव। अब भाई दो रिसेसिव मिलके क्या बनाएंगे? एक रिसेसिव ही बनाएंगे ना साहब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे आई ए होता, मतलब फादर के साइड ने एक्सप्रेस किया होता, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता, क्योंकि एक साइड से तो एक्सप्रेस हो रहा है ना, एक साइड से तो डोमिनेंट वाला आ रहा है ना, और या फिर मदर के साइड से वाइस वर्सा, सेम बात है। लेकिन अब यहाँ क्या मसला हो गया कि दोनों साइड से एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो जो ब्लड ग्रुप है क्या आ गया? ओ। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? अब एक बात ध्यान से सुनिएगा साहब, ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए, ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
दोनों को अपने आप को एज इट इज इस तरीके से रिसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया कि ए ब्लड ग्रुप कैसे आता है, बी ब्लड ग्रुप कैसे आता है, ओ ब्लड ग्रुप कैसे आता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका ट्रांसफ्यूजन में फायदा, कि हमें ब्लड ग्रुप पता है तो फायदा क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये सारी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोली थी एक बात कि भाई ब्लड ग्रुपिंग क्यों गई, ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आराम से हो सके और ब्लड रिजेक्शन ना हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और उसकी डोनर कंपैटिबिलिटी या रेसिपिएंट कंपैटिबिलिटी। अभी तक हम लोगों को पता चल चुका है कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप्स डिसाइड होते हैं, ए कैसे हो गया, बी कैसे हो गया, ए बी कैसे हो गया, ओ कैसे हो गया। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए अगर किसी के पास है, किसी का है, या ब्लड ग्रुप बी है या किसी का ए बी है, तो उसके आरबीसीज के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी। अब एंटीबॉडी क्या होती है साहब, एंटीबॉडी एक ऐसे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर मान लीजिए क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी खास एंटीजन के खिलाफ बन जाते हैं, एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर स्ट्रक्चर विच आर एंटी सर्टेन एंटीजन। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज एक तरीके से बॉम्ब होती हैं, एक तरीके से वेपन होती हैं, किसके खिलाफ? एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ। ये होती कहाँ है भाई? ब्लड प्लाज्मा में। अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, मैं ब्लड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि भाई हमारा खून से ज़्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि 55% तो खून में ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? ब्लड कॉर्पसेल्स। 55% प्लाज्मा में 95% वाटर होता है, 5% देयर आर प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन and there are certain proteins also। और ब्लड कॉर्पसेल्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो भाई पानी होता है प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी घूमते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी घूमते हैं। तो कहने का मुराद क्या कि भाई आरबीसी के एंटीजन पे, आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होगा और उसी इंसान की बॉडी में जो प्लाज्मा है, ब्लड ओवरऑल क्या होता है? आधा पानी होता है, आधा ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया या आपको मालूम होगा। तो प्लाज्मा में उसके कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस चाहूंगा आपका। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए जिसका है, उसके सिंपल सी बात है, उसका ब्लड ग्रुप ए निकला कैसे? क्योंकि उसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए। अब देखिए उस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी, जैसे कि एक एक्स इंसान है, मान लीजिए शाहरुख खान का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। अब शाहरुख खान की बॉडी में जो उसका ब्लड है, जो उसका ब्लड प्लाज्मा है, उसमें किसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी? किसके खिलाफ बॉम्ब प्रेजेंट होगा? बी के खिलाफ, बी वाले ब्लड ग्रुप के खिलाफ। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि भाई जो क्राउन है, एक प्यारा सा जो हीरा है, या फिर जो मुकुट है, या फिर जो जर्सी है आरबीसी के सरफेस पे, वो किसकी प्रेजेंट है? ए की। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको पहचानता है? ए को पहचानता है। जैसे फुटबॉल मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, दोनों टीमें अलग अलग जर्सीज पहनी हुई होती हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई जानबूझ करके, मान लो ब्राजील की जर्सी येलो है और अर्जेंटीना की जर्सी ब्लू है, तो ब्राजील वाला जाकर के जानबूझ करके अपने में गोल कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा ब्राजील वाला गोल किधर करता है? ब्लू वाली जर्सी की साइड का जो गोलकीपर है या जो गोल पोस्ट है उसमें। वैसे ही सेम हमारी बॉडी में जो सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको हमारी बॉडी तो पहचानती है, लेकिन जो उसके अलावा जो और भी एंटीजन दुनिया में प्रेजेंट है उसको नहीं पहचानती। और जैसे ही हमारी बॉडी में अगर वो वाला ब्लड घुसने की कोशिश करेगा तो वो सोचेगी क्या कि भैया ये तो हो गया है अटैक, ये तो हो गई है घुसपैठ, इसके खिलाफ एक्शन लेती है और तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तुरंत वो जो एंटीबॉडीज होती हैं जाकर के बाइंड करती हैं और उस ब्लड को क्लम्प कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। दैट्स वाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स
फेल हो जाया करते थे। दैट्स वाई ब्लड ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा एसेंशियल है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं हो रहा है तब तक ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं कराया जाता है, क्योंकि वो नील 0/सन्नाटा खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से। मेरी बात आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होगी अब तक। ए ब्लड ग्रुप वाले के सरफेस पे आरबीसी के एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए, तो वो उसी की जर्सी को पहचानेगा। बाकी कोई भी जर्सी आ जाएगी तो वो सोचेगा कि भाई ये तो घुसपैठ हो रही है, ये तो गलत घुस गया, तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी? ए को छोड़ करके बाकी सबकी। अब ए को छोड़ करके बाकी एंटीजन बचा कौन? बी ही बचा सिर्फ, तो इसके लिए यहां पे लिख दिया क्या? एंटी बी। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या प्रेजेंट होगा? आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? बी, तभी तो बी ब्लड ग्रुप हुआ है। तो अब बी को छोड़ करके जो भी एंटीजन है उसके खिलाफ प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी, तो एंटी ए। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एक ब्लड ग्रुप है ए बी ओ होता है ना, ए बी ब्लड ग्रुप है। अब साहब उसके आरबीसी पे दो एंटीजन प्रेजेंट है, दो तरीके के, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो जो दोनों नेचुरली अकरिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो एंटीजेंस है अगर आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है तो भाई वो दोनों को पहचानता है, वो तो दोनों को पहचानता है, तो उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं, क्योंकि जो भी एंटीजेंस हैं नेचुरली अकरिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में वो उसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे पहले से प्रेजेंट है, तो इसके वजह से एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं होंगी साहब। अब ओ ब्लड ग्रुप वाले में देखिए, अब ओ ब्लड ग्रुप वाला, ओ मतलब क्या देखिए यहाँ जीरो दिख रहा है ना, जीरो ही है ये एक तरीके से। अब यहाँ जीरो दिख रहा है, एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, देयर आर नो एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, दैट्स व्हाई इट इज जीरो, इट इज ओ। अब भैया इसके आरबीसी पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये ना इसका कोई माई है ना इसका कोई बाप है, तो भाई ये किसी को नहीं पहचानता, ये एकदम खुला खेलेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं किसी को नहीं पहचानता। कोई खून अगर उसकी ऐसे इंसान की बॉडी में घुसा जिसका ब्लड ग्रुप ओ हुआ, तुरंत बोलेगा भाई नहीं पहचानता मैं, कौन घुस रहे हो, कौन क्राउन लेकर, कौन सी जर्सी पहले के पहन के आ रहे हो, तुरंत एक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना बच्चों के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए कि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में कैसे प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, समझाया ना कि भाई अगर जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी पे उसको छोड़ करके वो किसी को नहीं पहचानेगा। ए ब्लड ग्रुप वाले की इंसान की बॉडी में अगर ए ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होगा तभी वो पहचानेगा कि हाँ ये तो मैं पहचानता हूं, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर कोई घुसपैठिया घुसने की कोशिश किया, कोई ऐसा इंसान घुसने की, कोई ऐसा ब्लड ग्रुप घुसने की कोशिश किया जिसके सरफेस पे ए नहीं प्रेजेंट है, तो उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। अब आपने एक बात बड़ी सुनी होगी, बहुत फेमस है कि ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसको क्यों कहा जाता है ये मैं समझाऊंगा आपको। अब कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, कैन डोनेट ब्लड फ्रॉम, वो लिखा हुआ है और वो हम लोग उस पर बात भी करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ओ वाला है, ओ को मिस्टर इंडिया के तरीके से समझ लीजिए। मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है ना, मिस्टर इंडिया कहीं भी जाएगा उसका पता नहीं चलेगा। हमने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है, जिसने नहीं देखी है, मिस्टर इंडिया मूवी में अनिल कपूर साहब हैं, वो एक, अभी तक तो साइंस ने ऐसी की कोई चीज़ नहीं खोजी, हैरी पॉटर ने दिखाया था, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी कवर था उसको पहन लेते थे तो भाई गायब हो जाते थे। अब यहाँ पे अनिल कपूर साहब ने दिखा दिया कि एक बटन दबा दिया वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही ओ ब्लड ग्रुप को आप समझ लो, ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी पे कोई आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप, मान लो क्या मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मैं दे रहा हूँ एक ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड, तुरंत मेरा खून लिया गया और उसकी बॉडी में इंजेस्ट किया गया, उसकी बॉडी तुरंत देखेगी कि ओ अब देखिए, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। अब मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ओ ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए क्या, फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरा तो ओ ब्लड ग्रुप ही है। एक पर्टिकुलर इंसान है, उसकी बॉडी में मेरा ब्लड देना है। अब जैसे ही मेरा ब्लड उसकी बॉडी में जाएगा, उसके आरबीसी के सरफेस पे मान लीजिए ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में किसके खिलाफ एंटीबॉडी होगी? बी के खिलाफ एंटीबॉडी होगी। मतलब बी वाला क्राउन अगर उसके ऊपर लगा हुआ है उसके आरबीसी पे, तो उसको
तुरंत मारना शुरू कर देगा, क्योंकि वो पहचान जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसको वो पहचान जाएगा कि अच्छा ये मुझसे मुब्तिला है, ये मुझसे अलग है, मैं इसको नहीं जानता, मैं इस पर अटैक करूंगा। लेकिन वो वाला तो भाई अदृश्य चोगा पहन के बैठा हुआ है, वो वाला तो भाई मिस्टर इंडिया है, वो वाले को तो कोई पहचान ही नहीं सकता, वो को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, वो को उसकी वो पर्टिकुलर इंसान जो है जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसकी बॉडी पहचान ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं पहचान पाएगी? क्योंकि उसके आरबीसी पे के सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, नन, जिसके वजह से ये ब्लड किसको किसको दे सकता है? ओ वाला ए को भी दे सकता, बी को भी दे सकता, ए बी को भी दे सकता, ओ को भी दे सकता। ध्यान से सुनिएगा भाई, इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो अदृश्य हो गया ना, इसने तो कोई यूनिफॉर्म पहना ही नहीं है, ये तो अदृश्य हो गया। तो अब ये किसी की भी बॉडी में घुसेगा, इसको एक्सेप्ट उस इंसान की बॉडी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्या अंधाधुन ऐसे गोली चलाओगे? नहीं ना, नहीं ना। आप एक पर्टिकुलर टारगेट चूज करते हो, तभी उस पर्टिकुलर टारगेट को दे करके उसको फोकस में रख करके शूट करते हो। वैसे हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टारगेट को पहचानती है कि अच्छा ये तो भाई मेरे जैसा नहीं है, तो इस पर मैं अटैक करूंगी। लेकिन भाई ओ ब्लड ग्रुप वाला तो मिस्टर इंडिया है, इसको तो डिटेक्ट किया ही नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन पे, ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स वाई ये किसी के भी बॉडी में आराम से ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। एबी वाले के साथ अलग है। एबी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब देखिए साहब, एंटीजन ये आरबीसी पे कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? एबी ब्लड ग्रुप के ए भी है और बी भी है। तो भाई ए एंटीजन भी प्रेजेंट, बी एंटीजन भी प्रेजेंट, तो प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होगी क्या? नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, दोनों जो है जो नेचुरली अकरिंग एंटीजेंस है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, वो दोनों प्रेजेंट है उसकी आरबीसी के सरफेस पे, तो भाई प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होगी ही नहीं। अब देखिए ये ब्लड किससे किससे ले सकता है? ए वाले से। अब देखिए मैं समझाता हूं एक तरीके से। ए से जैसे ही ये ब्लड लेगा, मान लीजिए बी वाला बोलेगा अरे भाई घुसपैठ, मारो 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 मारो। ए वाला बोलेगा भाई एक सेकंड मेरा जानने वाला है। जैसे मैं समझाता हूँ, आपके घर में कोई इंसान आया, गेट नॉक किया, उसने बोला कि भाई अंदर आना है। आप बोलो अरे ऐसे कैसे अंदर आना है, मैं आपको नहीं जानता। पीछे से आपके पापा आ रहे हैं, पीछे से आपकी मम्मी आ रही है, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आ रहा है, बोले अरे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप नहीं जानते उसको, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप क्या भगा दोगे? भागो यहाँ से, भगा, मेरा घर है। ऐसा तो नहीं ना होगा। आप बोलोगे आइए आइए, अरे मेरे पापा के जानने वाले, अरे आइए बेटी। सेम चीज़ यही होती है। ए वाला बोलता है, जैसे ही बी ब्लड ग्रुप, मान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ, ए बी ब्लड ग्रुप जैसे ही किसी इंसान का ए बी ब्लड ग्रुप है और वो ए वाले से लेने की कोशिश करेगा, बी वाला तन्ना जाएगा, तो बी वाले को ए वाला शांत करा देगा, क्योंकि ये को डोमिनेंट, मैंने बताया था ना पीछे को डोमिनेंस का केस, दोनों डोमिनेंट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी वाली बात है। तो ए वाला बोलेगा भाई मैं इसको पहचानता हूँ, इसको मारने की जरूरत नहीं। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप अगर ए बी ब्लड ग्रुप किसी इंसान का है और वो बी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड लेना चाह रहा है, तो ए वाला तन्ना आ जाएगा कि भाई इसको तो, ये तो मुझसे अलग है। लेकिन बी वाला तुरंत क्या बोलेगा कि भाई वो मेरा जानने वाला है। मैं ये देखिए, ये लेमैन टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ रहे हैं? ये लेमैन टर्म है बस, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं नौटंकी कर रहा हूँ आपके सामने। तो बी वाला क्या बोलेगा कि भाई इसको तो मैं पहचानता हूँ, इसको नहीं मारो, इसीलिए ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, और ए भी ब्लड ग्रुप वाला रहेगा तो वो तो भाई बिल्कुल दोनों के जानने वाला है, तो दोनों एक्सेप्ट हो ही जाएगा। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या है, क्या बोला था मैंने? मिस्टर इंडिया। उसके आरबीसी के सरफेस में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ना ए वाला उसको पहचानेगा ना बी वाला पहचानेगा, तुरंत अपने आप वो अंदर जाएगा अपना काम करके सेट, क्योंकि उसको बॉडी रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगी। लेकिन साहब अब रिसीव करने की बात जहां तक आती है, ओ साहब किससे किससे रिसीव कर सकते हैं? ओ सिर्फ रिसीव कर सकते हैं किससे? ओ से ही। क्यों? क्योंकि अगर ए वाला ब्लड आएगा ओ वाले इंसान में, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। ओ वाला बोलेगा भाई मेरा कोई माई बाप नहीं है, तुम कैसे घुस गए मेरे रियासत में, तुरंत अटैक करने की कोशिश करेगा और तुरंत अटैक करके ख़त्म कर देगा। बी वाला से अगर लेने की कोशिश करेगा तो बी पे भी तो एक
चमकता सितारा एक एंटीजन प्रेजेंट है उसकी आरबीसी के सरफेस पे, बी भी रिजेक्ट हो जाएगा। ए भी तो भाई सोने पे सुहागा हो गया, ए एंटीजन भी प्रेजेंट, बी एंटीजन भी प्रेजेंट, ओ वाला ब्लड ग्रुप उसको भी मार के खत्म कर देगा। तो ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है? ओ से। लेकिन दे किसको सकता है? सबको। इसीलिए कहा गया भाई यूनिवर्सल डोनर, समझ रहे हो? यूनिवर्सल डोनर किसी को दे सकता, दानी है ना, मैं दानी हूँ, इनफैक्ट वो ब्लड ग्रुप है मेरा। मैं क्या, दुनिया के 40% लोग दानी है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लड ग्रुप दुनिया में वही होता है। यही तो ऊपर वाले का निज़ाम है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है या यूनिवर्सल डोनर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कभी ज़रूरत पड़ती और वो सबसे कम होता तो भाई तब तो हाहाकार मच जाता। जितनी एक्सीडेंट्स में हम लोग डेथ जो है बचा पाते हैं, रोक पाते हैं, वो रुक ही नहीं पाती। वो ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? ओ वाले से ही। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। लेकिन अगर जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैचिंग हो ही जाती है, किसी से भी वो ब्लड ले सकता है। तो ये बात रही कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी क्या होता है, ए बी क्या होता है, ओ क्या होता है, किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, कैसे किसी को दे सकते हैं, कैसे किसी को ले सकते हैं, क्यों रिजेक्शन होता है, क्यों एक्सेप्टेंस होता है, ये मैंने आपको चीज़ें समझा दी। ये मैंने आपको बेसिक लेवल और थोड़ा सा ऊपर 11th-12th क्लास के लेवल पे समझाया है। अगर आप और ऊपर के लेवल पे समझना चाहोगे तो भाई अगर आप मेजॉरिटी अगर ये बात कहती है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको भी बताऊँगा। लेकिन खैर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आज हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिर्फ सीखे हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त दो चीज़ें मैच की जाती हैं, दो ब्लड ग्रुपिंग मैच की जाती हैं, एक एबीओ और एक आरएच फैक्टर या रीसस फैक्टर भी कहा जाता है। रीसस नाम लिया गया है बंदरों से, क्योंकि उन्हीं में पहले डिटेक्ट हुआ था। ये मकाका रीसस मंकी का साइंटिफिक नेम है। तो हम लोग रीसस फैक्टर की बात करेंगे अगली वीडियो में, जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, तो ए बी बी बी, ओ ए बी, ये समझा दिया मैंने। पॉजिटिव निगेटिव का जो फंडा है वो अगली वीडियो में बात होगी। आज की वीडियो बहुत लेंदी हो गई होगी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ यही है, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, मैं रिपीटिशंस ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है ज़िंदगी में, एक ही मेरा फंडा है, एक ही मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ रेपिटिशन से ही मजबूत होती है। कोई भी चीज़ दुनिया की, आपको मसल बिल्ड करना है, आप जाकर के जिम में रिपीट कर रहे हो एक ही मूवमेंट को, एक ही एक्सरसाइज को। ब्रूस ली ने कहा था ना कि आई डोंट फियर अ मैन हु हैज़ मास्टर्ड 100 मूव्स, आई फियर अ मैन हु हैज़ मास्टर्ड 1 मूव 100 टाइम्स। इसीलिए मेरा मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो भी सीखा है ज़िंदगी में, जो भी एक्सपीरियंस है, रेपिटेशन इज द की। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, रिपीट करते रहो तब तक जब तक कि वो आप मास्टर ना कर लो। जैसे ही मास्टरी आ जाती है वो आप नींद में भी बकने लगोगे, नींद में भी मूव वो करने लगोगे। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ को कई बार रिपीट करता हूँ, कई बार बोलता हूँ, ताकि बंदे के दिमाग में घुस जाए। और ये किसी को अच्छा लग सकता है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हो सकता है बुरा लगे कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको शॉर्टली कम समय में कंपाइल कर सकूँ। तो कोशिश थी पहली, बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी मुझे पता है, लेकिन गलतियाँ मेरी फेवरेट भी हैं, क्योंकि वही तो आपको आगे बढ़ाएंगी। और ये कोई स्पीच नहीं है कि फेलियर पुशेज यू फॉरवर्ड, फलाना ठिकाना। ठीक है, वो बातें सच हैं, लेकिन मज़ा तो इसी में आता है ना, अपने आप को अपडेट करने में, अपने आप को बेटर करने में। तो आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपनी हिदायत जो है वो मुझे प्लीज़ दें। अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ज़मीर साहब यहाँ आपने गलती की, या फिर यहाँ मुझे लगा कि आप ज़्यादा खींच रहे हो, या यहाँ आप सुधार कर सकते हो। या कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का, भाई पहली बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें आप डाल सकते हैं, सुझाव अपने डाल सकते हैं, अपनी बातें बोल सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे वीडियोस आती रहेंगी, आपको मैं शेयर करते रहूँगा, अपनी नॉलेज बताता रहूँगा। और सिर्फ बायोलॉजी रिलेटेड नहीं, इंशाल्लाह और भी वीडियोस आएंगी, कोई भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप लोग चाहोगे, अगर बहुत सारी जो मेजॉरिटी है वो चाहेगी कि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ करके उसी के सारे कंसेप्ट बताना शुरू करूँ, तो वो भी मैं शुरू करूँगा। और मैं अगर कोई कंसेप्ट उठाऊँगा तो उसको पूरा कंप्लीट करूँगा। जैसे ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुपिंग को मैंने उठाया है, तो मैं इंशाल्लाह इसको पूरा कंप्लीट करके जाऊँगा। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। भाई अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मेरे लिए माइलस्टोन है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक आ गए हो, इतनी लास्ट तक आ गए हो, आपने मुझे सुन लिया।
अब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में बोलूँ तो बर्दाश्त कर लिया। खैर, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, और जो भी आपके सुझाव हैं वो मुझे बताएं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर से। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।